तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे छोड़ा था, ये बताया था कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट इज मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा बच्चों, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा वेलोसिटी का, मोमेंटम का, मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क जो है परपेंडिकुलर हो किसका, एंगुलर मोमेंटम का। टॉर्क अगर परपेंडिकुलर है तो ये टॉर्क then only direction of L will change, magnitude will remain constant. Is it clear? और हमने देखा था mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, तो r क्रॉस mg बोर्ड्स के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों। जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक आईआईटी जेई में एक सवाल पूछा था, और ये नीट में भी आ सकता है, टॉर्क जो है दैट इज सम a क्रॉस l है, a is some vector, a is some constant vector. And in that case what will happen to l? l चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? ऐसा कुछ ऑप्शंस बनाया हुआ था, l will change or remain constant. l का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? बच्चों यहाँ पे कहोगे कि टॉर्क is equal to a cross l, that means this torque is perpendicular to l, क्रॉस प्रोडक्ट से ये परपेंडिकुलर है, और टॉर्क इज नॉट जीरो बिकॉज a इज नॉन जीरो वेक्टर, और l से अलग है, कुछ एंगल है, l और a पैरेलल भी नहीं है, ये भी दिया रहेगा, a इज नॉट पैरेलल टू l, तो टॉर्क जीरो भी नहीं है, तो क्या कहेंगे बच्चों, l क्या होगा, चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ l क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू l। बात समझ में आई? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था लीनियर इंपल्स, तो लीनियर इंपल्स कैसे डिफाइन था बच्चों, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, लीनियर इंपल्स। सो सिमिलरली एंगुलर इंपल्स कैसे डिफाइंड होगा, I will define angular impulse, अगर सर टॉर्क इनटू dt का इंटीग्रेशन, so linear impulse is also a vector quantity, angular impulse is also a vector quantity. Can you tell me कि f और dt के बीच में ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? कुछ भी नहीं।
डॉट एफ और डी टी के बीच में क्या है, डॉट या क्रॉस? Dot डॉट प्रोडक्ट गलत बात। डॉट तो ऐसे भी नहीं बोलना था, बिकॉज अभी हमने बताया कि इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज बच्चों, ये एफ वेक्टर और dt क्या है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। राशि ने बहुत सही आंसर बताई, ना यहाँ डॉट है ना क्रॉस है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं वेक्टर में। ओके और मुझे लग रहा है कि रुद्राक्ष ने दूसरी बार ये गलती किया, मैंने पहले भी ऐसे सवाल पूछे हैं। बच्चों ये क्लियर अब, न डॉट न क्रॉस, क्या है, एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, जैसे 2a, यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है। जैसे बच्चों यहां पे लिखते थे dp बाई dt एफ रिजल्टेंट या एफ आर लिख देता हूं, तो dp का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ आर dt का इंटीग्रेशन। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं इंपल्स, बट ये क्या हो गया, नेट इंपल्स। ये क्या हो गया, नेट इंपल्स, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है। और dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेल्टा p, चेंज मोमेंटम। तो फाइनली हमने क्या देख लिया बच्चों, यहां से चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू नेट इंपल्स ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा p इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस सो ऑन dt। f1 dt मतलब दैट मींस इंपल्स ऑफ फोर्स f1 प्लस impulse of force F2 plus so on, total impulse is equal to change momentum। तो एक चीज बताना, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं सेंटर ऑफ मास भी, कि अगर कोई पूछे इंपल्स का क्या डेफिनेशन है, तो बच्चों कभी कभी तो स्कूल के टीचर भी बोलते हैं इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। गलत बात। इंपल्स का डेफिनेशन है एफ डी टी का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? हाँ, नेट इंपल्स जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, उस पार्टिकल का, उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर, नेट इंपल्स। अगर मैं बात करूं कि टोटल चेंज मोमेंटम ऑफ द नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ फोर्स 1 प्लस इंपल्स ऑफ फोर्स 2 प्लस इंपल्स ऑफ फोर्स 3, सारे फोर्सेस के इंपल्स को का वेक्टर समेशन। अदिति ये क्लियर? सर ये फर्स्ट रीडिंग है ना? क्या है सर ये फर्स्ट टॉपिक सिखा रहे हो ना आप? फर्स्ट मैं टॉपिक? डिस्कनेक्ट हो गई थी अरे अभी तो स्टार्ट किया है। सर, वो हाँ कुछ नहीं है, लिखते जाओ, जितना लिखा है उतना लिख लो, कुछ नया नहीं बताया अभी तो मैं पुरानी चीजें बता रहा हूँ। चलो अभी तक बच्चे नहीं आए, नहीं आ गए, 63 बच्चे हो गए। तुम लोग आराम से करते हो, ठीक है चलते हैं, जब ज्वाइन कर ले बस अपना प्रेजेंस दिखा देना। सिमिलरली बच्चों मैं आ रहा हूँ, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। एंगुलर इंपल्स बच्चों, अब यहां पे लिखेंगे dl by dt दैट इज इक्वल टू टॉर्क। dl, l हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो गया नेट टॉर्क। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नेट एंगुलर इंपल्स। ये जरूर ध्यान देना है बच्चों,
जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स लेंगे उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। एंगुलर इंपल्स भी क्लियर? लिख लो इसको। बच्चों कोई कहा जाए कि एक रॉड है जो इस पॉइंट पे हिंज है और यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा है डेल्टा टी टाइम तक, स्मॉल टाइम डेल्टा टी, सो दैट के बहुत ज्यादा मूव नहीं किया, थोड़ा सा मूव किया। तो अगर पूछा गया व्हाट इज लीनियर इंपल्स, तो अगर एफ इंटू डेल्टा टी, लेट्स से सिंपल आई से डिनोट करते जनरली, तो आई की जगह में जे डिनोट कर रहा हूं बिकॉज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिनोट कर रहा हूं। तो जे इज इक्वल टू हो गया एफ डेल्टा टी, जे इज द लीनियर इंपल्स। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट के बाद व्हाट इज द एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स कहोगे कि कितना होगा इसका, कहोगे सर टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डिस्टेंस एल, लोगे टॉर्क इंटू डी टी, है ना, एफ डी टी इंटीग्रेशन इंटू एल, तो कांस्टेंट है बच्चों, एल हो गया बाहर। एफ डी टी क्या हो जाएगा, लीनियर इंपल्स। बात समझ में आई है? सो अगर कोई कहे कि एक देयर इज a rod which is hinged at this point and someone has exerted, imparted linear impulse J at this point, so by what amount, so by what angular velocity the rod will start rotating. This is hinged at the center of mass. तो ये बच्चों J दे दिया, linear impulse J है। We will say that consider angular impulse about center of mass. एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा बच्चों, अभी बताया था क्या हो जाएगा, J into how much, L L by 2. This is equal to angular impulse. This is the net impulse, that is equal to change in angular momentum. I into omega, initial 0 था. Can we write this? So omega क्या हो जाएगा बच्चों, J L by 2 upon I. I कितना लिखेंगे, चूंकि मिड पॉइंट के बाद रोटेट करा, M L square by 12, 6 J upon M L. This is the angular velocity. Am I right?
अब सवाल सुनना, अगर पूछो किसी ने यहाँ पे इम्पल्स लगाया है जे लीनियर इम्पल्स एट दिस एंड, तो हाउ मच इम्पल्स द hinge has applied on the rod? Impulse imparted by hinge on the rod, क्या होगा बच्चों? कहोगे कि एक अप्लाई किया जे और हिंज ने अप्लाई किया जे डैश, और व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, इजंट इट? रॉड मूव किया क्या? रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव किया क्या? तो ये जे डैश कितना हो जाएगा? प्रिया पाटिल, क्या ये समझ में आया तुझे? हाँ सर। कि हिंज ने कितना इंपल्स इंपार्ट किया, लीनियर इंपल्स, तो जो एक्सटर्नल इंपल्स है उसके बराबर, बिकॉज इसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। अगर ये सवाल हमने कर दिया बच्चों, देखते हैं कौन सा बच्चा इस सवाल का सही सही आंसर करता है, देखते हैं। रॉड है जो, एक काम करता है, थोड़ा टफ ही दे देता हूं, यहां पे हिंज किया है, यहां से L/6, और यहां पे एक लीनियर इंपल्स जे इंपार्ट किया है। ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करेगा, ये निकालना, पहला सवाल। दूसरा सवाल, VCM क्या मिलेगा? तीसरा। चौथा सवाल, तीसरा सवाल, लीनियर इंपल्स imparted by hinge। देखते हैं बच्चों ये कौन कौन सवाल करता है। तो बच्चों तुम लोगों ने दिमाग लगाया होगा अपना। बच्चों सबसे पहले अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? कंसीडर करेंगे इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स। तो कितना एंगुलर इंपल्स लगा इसके अबाउट बच्चों? तो ये है L/6, तो ये कितना हो जाएगा? 5L/6। 5L/6। तो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा बच्चों जे लीनियर इंपल्स इनटू 5L/6, है ना? और परपेंडिकुलर लग रहा है तब, अगर सपोज इधर लगता तो नहीं होता, अगर किसी एंगल पे होगा तो ये कंपोनेंट लेना है बच्चों, ये कंपोनेंट, है ना? चलो आते हैं। दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इनटू ओमेगा। आई इसके अबाउट कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 प्लस ये L/6 है बच्चों, तो ये साइड कितना हो जाएगा? L/3 हो जाएगा। चेक इट, mT² लिख लिया इनटू ओमेगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये 36 ले रहा हूं, सो 3 + 4, क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? यस सर। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5J इंटू 5 इंटू 6 30J बाई 7 mL। ओमेगा आ गया। सो पहला सवाल सॉल्व हो गया। देखना मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अब सेकंड सवाल निकालना बच्चों, व्हाट इज VCM? होगा ओमेगा इंटू हाउ मच? L/3। ओमेगा इंटू L/3 तो हो जाएगा 10
J by 7 m ओमेगा L by 3। मैंने पूछा व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ द हिंज। लीनियर इम्पल्स ओके सर, लीनियर इम्पल्स हो जाएगा J एक्सटर्नल प्लस इम्पल्स ऑफ द हिंज दैट इज इक्वल टू चेंज लीनियर मोमेंटम। तो पहले है 0, सॉरी फाइनल है m इंटू VCM, m इंटू VCM हो जाएगा 10J by 7 m इंटू VCM। इनिशियल है 0 तो इतना आ जाएगा। सो हिंज का इंपल्स कितना हो जाएगा बच्चों? इंपल्स ऑफ द हिंज इज इक्वल टू 3J by 7। और ये इंपल्स किधर लगा है? किस डायरेक्शन में इंपल्स है? J के ही डायरेक्शन में, निगेटिव नहीं आया तो ये आगे ही लगा है। बात आई समझ में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंपल्स लगा है। इंपल्स ऑफ ए हिंज कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? ओंकार कुछ समझ में आया? एक आध पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट लिखते हैं। सो देखो हमेशा रिलेशन चल रहा है बच्चों, जो वहां पर है वही चीज वैसा ही उसी का एनालॉग्स यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे वहां पे फोर्स पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन में, यहाँ पे हमने टॉर्क पढ़ा। वहां पे लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। वहां पे लीनियर इंपल्स पढ़ा, यहाँ पे एंगुलर इंपल्स पढ़ा, है ना। वहां पे फोर्स वर्क करता था बच्चों, तो वर्क डन क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। यहाँ पे कौन वर्क करेगा? समझ में आइए? यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा टाउ डॉट डॉट डी थीटा। लिख लो इसको। अगर डायरेक्शन सेम है तो टाउ इनटू डी थीटा। ये एक्सेल वेक्टर है बच्चों। ये कैसा है? एक्सेल वेक्टर है, एक्सिस के लॉन्ग। अगर कोई कहा जाए कि एक फोर्स लगा F which is always perpendicular to the rod, बच्चों यहाँ पे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि एक फोर्स F लगा है जो रॉड के हमेशा परपेंडिकुलर रॉड रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी है तो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये कंप्लीट वर्क डन, सॉरी एक सर्कल कंप्लीट हुआ। सो कितना वर्क हुआ होगा? तो तुम कहोगे सर वर्क डन हो जाएगा F इंटू एल। ये हो गया टॉर्क। टॉर्क किधर है? R क्रॉस F इधर। डी थीटा भी किधर हो रहा है? इधर। दोनों का डायरेक्शन सेम। एल तो कांस्टेंट F L इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। F L इंटू 2 पाई। दिस इज द वर्क डन। इज इट क्लियर? एक राउंड में
एक बुकलेट में, तुम्हारे बुकलेट में ऐसा सवाल होगा, बच्चों एक रॉड है जो जिसका लीनियर मास इधर कम है और इधर ज्यादा है. So there are two cases. एक केस में ये हिंज किया F यहाँ पे और फोर्स लगाया F यहाँ पे. F is always perpendicular. There is a case 2 जहाँ पे हिंज यहाँ पे किया है B पॉइंट पे और फोर्स इधर लगाया है. सेंटर ऑफ मास कहाँ है बच्चों? B के नजदीक है सेंटर ऑफ मास. क्लियर? B के नजदीक है. अब पूछेगा केस 1 and 2 force is always perpendicular to length of the rod. बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, जेई लेवल का सवाल है. After one complete rotation, देखते हैं आयुष ज्यादा बताना. आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, पहला सवाल. वर्क डन ऑन द रॉड इज सेम होगा. दूसरा ऑप्शन मोर इन केस 1. तीसरा ऑप्शन मोर इन केस 2. क्या होगा? F दोनों पे सेम लगाए बच्चों. इन वन कंप्लीट रोटेशन सर केस 2 में ज्यादा होगा. क्यों होगा आयुष केस 2 में ज्यादा? सर क्योंकि फोर्स सेंटर ऑफ मास से ज्यादा दूर लग रही. उससे क्या होगा? अब वर्क डन निकालना तो वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क कौन कर रहा होगा? हिंज का फोर्स वर्क कर रहा होगा या एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा? हिंज का फोर्स तो वर्क करेगा नहीं. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो वर्क जो करेगा वो एक्सटर्नल फोर्स करेगा. और अगर टॉर्क देखें तो इसके अबाउट F into L, इसका भी हिंज पॉइंट के अबाउट F into L. हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? सेम. नेट वर्क डन हमें निकालना था. हिंज का वर्क डन 0 है. क्लियर? सो टॉर्क सेम और एक कंप्लीट रोटेशन किया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा भी सेम. तो यही नहीं हो जाएगा वर्क डन? सो वर्क डन विल बी सेम इन बोथ केसेस. क्लियर? दूसरा सवाल. आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, फर्स्ट केस में एंगल ऑफ वेलोसिटी 1 हुआ, दूसरे केस में वन कंप्लीशन के बाद एंगल ऑफ वेलोसिटी 2 है केस 2 में. बताओ ये क्या होगा? ये अब यहाँ पे दिमाग लगाना है बच्चों. अच्छा चलो मैं पहले बताता हूँ. वर्क डन सेम किया,
काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी 1 है और दूसरा केस में काइनेटिक एनर्जी 2 है। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? वर्क डन सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में कौन बताएगा? आफ्टर वन कंप्लीशन, बड़ा अच्छा सवाल है, जेई लेवल का सवाल है। तो अगर सब काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अपूर्वा ने आंसर किए, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, जिसका आई ज्यादा होगा उसका ओमेगा कम होगा। ये दोनों केस में आई किसका ज्यादा है? मैसेज यहाँ पे दूर है इसके बाद। I1 ज्यादा है, I1 ज्यादा है बच्चों, तो ओमेगा 1 कम होगा। आई बात समझ में? और तीसरा तो बहुत ही जेई लेवल का तीसरा सवाल, angular impulse imparted on the two rod by external force। अब ये तुम लोग सोच के रखना, एंगुलर इंपल्स क्या होगा दोनों में? एक कंप्लीट राउंड के बाद एंगुलर इंपल्स सेम हुआ है या अलग हुआ है? ठीक है, चलो स्टार्ट हो रहा है बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा, रोटेट भी कर रहा है। जैसे तुम्हारे कार का जो चक्का है, व्हील है, दैट इज रोटेटिंग, है ना, एंड ट्रांसलेटिंग ऑल्सो, दोनों हो रहा है। तो बच्चों इस केस में हमें लिखना होगा कि उसका हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, कैसे टॉर्क लिखेंगे, है ना, हाउ टू फाइंड ACM, हाउ टू फाइंड अल्फा, ये सारी चीज समझना बच्चों। मान लो एक बॉडी है ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो बच्चों ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। कुछ देर बाद ऐसा होगा, ये सवाल मैंने पहले भी बताया था। सेंटर ऑफ मास आगे भी गया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेट भी किया। मान लो एक पॉइंट P है, और सबसे पहले मैं शुरुआत में ये डिस्कस करता हूं, दोबारा कर रहा हूं, मुझे इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसमें कैसे स्टडी करते हैं वो सुनना। मुझे चाहिए वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन जो भी है, पहले वेलोसिटी लिखता हूं। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको स्टडी कैसे करते हैं सुनना। इसको ना सेंटर ऑफ मास में बैठ जाते हैं, यहाँ पे अगर बैठ गए तो मुझे रॉड क्या दिखेगा, क्या होते हुए, सिर्फ रोटेट करते हुए। सेंटर ऑफ मास में बैठ गए तो मुझे ट्रांसलेशन मोशन दिखेगा, सिर्फ रोटेशन दिखेगा। बॉडी में बैठ कर देखेंगे तो बॉडी विल डू प्योर रोटेशन। वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखता हूँ। इनफैक्ट इसमें बैठ कर देखेंगे प्योर रोटेशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी इधर दिखेगा। लेकिन रिलेटिव मोशन से ये फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, समझाने के पहले बता रहा हूं। ये ऑल्दो ऐसे जा रहा है, इसको सोचो कि सिर्फ पहले ट्रांसलेट किया, सिर्फ ऐसे गया और फिर ये रोटेट कर गया, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो सिर्फ ट्रांसलेट किया मतलब सारे पार्टिकल का ये वेलोसिटी तो है ही, VCM तो है ही। उसके बाद इसमें रोटेशन है, फिर उसका एक वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में।
शायद मैं ज्यादा बोल दिया हूं, एक बार रिपीट करता हूं। जब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन देखना है बच्चों, तो किसी पी पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है तो उसको मोशंस को दो पार्ट में देखते हैं। द होल बॉडी हैव इज मूविंग विद द वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, ऐसे मूव करा दिया, और इसके फ्रेम एक्चुअली रोटेट भी कर रहा है। तो ये दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है, ये और ये दोनों। अब जैसे मैं यहां पे लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, सारे बच्चे सुनो। मान लो सेंटर ऑफ मास v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों, और ये रोटेट भी कर रहा है। ओमेगा इक्वल टू v नॉट बाई एल से, या v नॉट बाई 2l से। एल क्या है, इसका रॉड का लेंथ। मान लो इस रॉड पे एक पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर सर ये जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तो सबको है, देखो ये तो सारे पार्ट में रहेगा, और पी पार्ट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सी सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला, और प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये वी नॉट तो है ही बच्चों, एक वी नॉट आई कैप प्लस इसका वेलोसिटी इसके फ्रेम में कितना हो जाएगा, इसमें बैठ के देखें प्योर रोटेशन कर रहा है, ऐसे रोटेट करा, तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना दे दिया अभी हमने, दे दिया है, आर कितना है L/2, कितना हो जाएगा बच्चों, V नॉट बाई 4। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैन वी से दैट दिस इज V नॉट बाई 4 I कैप। कृष्णा सिंह, अगर हमने ये लिखा तो कैन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, B का ये वाला टर्म तो सबके रहेगा ही, V नॉट से तो जा ही रहा है, V नॉट I कैप, और ओमेगा एल किधर है बच्चों, इधर है, इधर माइनस प्लस, इसका भी लिखोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा आर, लेकिन डायरेक्शन इधर, V नॉट बाई 4 माइनस आई कैप। इसका हो जाएगा 5 V नॉट बाई 4, और इसका हो जाएगा 3 V नॉट बाई 4। बच्चों अब समझना, एक सवाल ले रहा हूं मैं, बहुत ही आसान सा सवाल। हमने कहा किसी भी पॉइंट का अगर मोशंस को स्टडी करना p विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले क्या करो, एक वेलोसिटी होगा p का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और एक होगा सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसके मोशंस को हमने ब्रेक कर दिया बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो तो सबके पास है, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग है। तो किसी भी पार्टिकल का नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं बच्चों, ये पॉइंट का नाम दे दिया ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है एफ। मैं अगर पूछूं कि इफ दिस इज द कंडीशन, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, इस डायरेक्शन को मैं आई कैप ले लेता हूं, इस डायरेक्शन को जे कैप ले लेता हूं इस कन्वेंशन में। तो अगर सर इसके पास वी नॉट वेलोसिटी तो है ही, एक और वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर, इधर इस पार्टिकल के पास भी दो वेलोसिटी, एक वी नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन और एक दूसरा बिकॉज ऑफ द रोटेशन, ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर होगा कितना ओमेगा। इस पार्टिकल का वेलोसिटी एक हो जाएगा इधर वी नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, और एक रोटेशन के कारण ओमेगा इंटू आर। इसका बच्चों वी नॉट, सबका वी नॉट प्लस इसका इधर ओमेगा इंटू आर। बच्चों ये समझ में आया क्या कहानी? प्रिशा, क्योंकि यहाँ के बाद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो क्या बच्चों तुम लोग ये जान पा रहे हो, लिख पा रहे हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होने वाला है? तो अगर वी नॉट और ओमेगा सेम डायरेक्शन में, इतना आई कैप, अगर ओमेगा का वैल्यू ये दे दिया है हमने, सवाल में दे दिया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होने वाला है? वी नॉट माइनस ओमेगा आर आई कैप, ये जीरो हो जाएगा बच्चों। अगर वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जाए, वी नॉट आई कैप प्लस ओमेगा आर जे कैप, वी नॉट आई कैप प्लस ओमेगा आर हो जाएगा वी नॉट जे कैप। वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? आई कैप और जे कैप है। और लास्ट यहां पे लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे वी नॉट आई कैप प्लस ओमेगा, जो कि अभी वी नॉट है, वी नॉट ये थीटा है, कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, हो जाएगा वी नॉट वन माइनस कॉस थीटा आई कैप ये मिटा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूं शायद। आयुष ने सबका आंसर लिख दिया था, बहुत बढ़िया आयुष।
अब बात करता हूं बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन में क्या करना है। अभी हमने क्या देखा, कुछ बॉडी के मोशंस को स्टडी करना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन निकालना है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी प्योर रोटेशंस कर रहा है तो उसके मोशंस को एनालाइज करना है। ठीक है ना, ओवरऑल में बता रहा हूं अभी क्या करना है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन में सबसे मुझे पहले चाहिए वेलोसिटी या एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालने आता है मुझे? कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशंस के लिए हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास का मोशंस निकालना, उसको डील करना। ये तो हमने सेंटर ऑफ मास से पढ़ा। ये क्या होता है? एसीएम, एफ एक्सटर्नल, ये निकालने आता है। उसके बाद क्या करना है? वी हैव टू स्टडी रोटेशन ऑफ द बॉडी so it will do pure rotation. बच्चे इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी का प्योर रोटेशंस होगा, और कोई भी एक्सिस के बाद प्योर रोटेशंस करता है तो ये कंसेप्ट भी हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा। दैट मींस मुझे ये निकालने आता है, ये निकालना अभी हम सीख लिए, पढ़ा ना, फिक्स एक्सिस के बाद रोटेशन। तो ये दोनों का अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ इस चैप्टर में क्या होगा, जितना भी जस्ट हमने पीछे पढ़ा उसमें से एक चीज और ऐड हो जाएगा, ये वाला टर्म, दैट्स इट। तो कुछ चीजें आज पढ़ा देता हूं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इन बच्चों, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, इसमें फिर से कहेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास एज ए होल मूव करा तो उस मूवमेंट के कारण कुछ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और एक होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोशंस, तो हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द बॉडी, और प्लस एक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं। ये आईसीएम और वीसीएम लिखना मत भूलना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन में, दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास में बैठ करके देखोगे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा प्लस जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो वहां से उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्रॉस वीसीएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल लेते हैं, एक सॉलिड स्फीयर है और ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर एम। मुझे लिखना है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। ओके सर, सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आईसीएम, आईसीएम इसका कितना है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा दे दिया वी नॉट बाई आर,
प्लस हाफ m इंटू VCM V0 दिया इतना, निकल जाएगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरा सवाल दे रहा हूं बच्चों, देखते हैं ये कर पाते हो कि नहीं। ये रॉड है, इसका वेलोसिटी V0 है, अगला वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू V0 बाई L है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड? आज का लेसन यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। Can you find this kinetic energy? कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा ही है, कुछ है नहीं इसमें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड हाफ ICM, ICM कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस हाफ m V0 स्क्वायर। बस L स्क्वायर जाएगा, हाफ कॉमन, m बाई 12 यहाँ पे m कितना हो जाएगा? 13m बाई 12 V0 स्क्वायर। Am I right बच्चों? यस सर। लिख लिया। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, उसको कोई मिस नहीं करेगा। आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आज यहीं तक हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्योर रोलिंग स्टार्ट करेंगे, एक्सेशन निकालना देखेंगे, और मैक्सिमम सवाल जो आता है अभी जो पढ़ाऊंगा उस पे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा। आज का क्लास यहीं तक। बाय बच्चों।